वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक। तो इसकी रीज़न ये थी कि जितना मैंने पढ़ा है, सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो कभी किसी ने प्रॉपर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था। और उसके बाद जब मैं 2017 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने भी कभी ये टॉपिक प्रॉपर जो है वो नहीं पढ़ाया। और ये आज मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने ये टॉपिक आज तक नहीं पढ़ाया। इस अंदाज में नहीं पढ़ाया, इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया, बाकी करते रहते। लेकिन जब पीपीएससी के जो ट्रेंड था 2021 और 2022 का, उसमें ये क्वेश्चन आए। जब ये क्वेश्चन आए हैं तो फिर ये माइंड में तो ऑलरेडी मेरे था, तो मैंने कहा चले आज ही सही, चलो इसको डेमो पढ़ाना है तो फिर यही नया टॉपिक ही पढ़ाते हैं, बजाय इसके कि फिर वही मोहम्मद बिन कासिम को लेके चल पड़े और आगे फिर आ जाए चीजें। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम 10 वर्ड जो है वो उसको कर लेते हैं पहले वो कैप के। और ये 21 to 30 है। बैरन्स हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। इनको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ किया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ दिन उसमें लग जाएंगे, फिर बाद में ये अवेलेबल होगी। और जो इंग्लिश उसकी है वो मैंने सेंड कर दी है। जस्ट 8 पेजेस हैं, आप इसको लाजमी करें और जल्दी हो जाती है। और जो जीआरई की बात करते हैं 3500 की, तो उसका स्टार्ट यहीं से लें। इसको कंप्लीट कर लें, फिर 500 कर लें सेट के, फिर 800 कर लें इसी के बैरन के, फिर 1100 1200 है, फिर 1500, और फिर फाइनली जो हमारे पास है वो 3500 है। तो एक सीक्वेंस में जो चीज़ों को लेके चलें। ठीक है। पैथी सिंपल लैक ऑफ केयरिंग, किसी चीज की फिक्र ना होना, जो है वो बेपरवाह जिसको करते हैं। अपीज, पैसिफाई, सूद, तस्कीन देना, किसी चीज को आराम देना, सुकून देना, किसी का दर्द कम करना। और ये बड़ा कॉमन वर्ड है इसमें, जैसे इसमें कोई इंसेंटिव्स दिए जाते हैं टू अपीज पॉपुलेशन, तो उनको इसमें किया जाए। जैसे हमारे पास एहसास कार्ड है, ये लास्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि उसमें जो है वो कोरोना में हम करें। अप्राइज, इन्फॉर्म, अप्राइजल प्रोफार्मे होते हैं जो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, तो उनको ये पता होगा अप्राइजल प्रोफार्मा जो है वो हर मंथ सेंड करने होते हैं हायर अथॉरिटीज को। इस महीने हमने क्या चीज जो है किया है और क्या कुछ अचीव किया है, कितने हमारे टारगेट थे, जो भी है। तो सिंपल इन्फॉर्म करना, किसी चीज का बताना, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है अप्रूवल। ये तो बड़ा इजी सा वर्ड है। अप्रोबेशन, अप्रूवल, किसी चीज की इजाजत दे देना और ओके कर देना। तो अप्रोबेशन, सिंपल अप्रूवल, ये आप राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो आज वाले वर्ड कंपैरेटिवली इजी हैं। अप्रोप्रिएट, बहुत हम इसको यूज करते हैं, कॉमन वर्ड है। एक्वायर, टेक पोसेशन ऑफ फॉर वंस ऑन यूज, जैसे हमारी जॉब होती है तो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट इसमें कहा जाता है, इनको सिलेक्ट किया जाएगा कि जो उनको लगेगा इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, तो मेनली फिर उसकी तरफ वो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आर्डुअस। जैसे शीरी और फरहाद की कहानी आपने सुनी होगी, और उसे कहा गया कि जाए और वो नहर खोद के लाए। तो जाहिर सी बात है बड़ा वो आर्डुअस पर्सनैलिटी थी उसकी, वो हार्ड था, स्ट्रीनियस था, और एक हार्ड वर्किंग था, तो उसने फाइनली वो कर दिखाया। तो इस सेंस में इसको याद रखते हैं। आर्टलेस, विदाउट एनी आर्टिफिशियल ब्यूटी, विदाउट वाइल ओपन एंड ऑनेस्ट, कैंडिड। जैसे हॉली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की जात थी, तो बिल्कुल कोई उसमें दिखावा या बनावट नहीं थी। लास्ट टाइम हमने एक वर्ड पढ़ा था एस्थेटिक। इसका क्या मतलब था, ये किस चीज से रिलेटेड था? ये आई थिंक हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था या फर्स्ट में पढ़ा था, रिलेटेड टू ब्यूटी। और ये है एस्थेटिक, सेल्फ डिनायल। जैसे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, जिसने बुद्ध मजहब की बुनियाद रखी, तो सेल्फ डिनायल, वो एक बादशाह था, उसने चीजों को इनकार कर दिया। एक और हमने वर्ड पढ़ा था एब्स्टेमिनियस, ये भी सेल्फ डिनायल था बट खाने पीने के मामले में। तो इसका जो है वो सेंस आप कह लें और है, और इसकी सेंस और है। ठीक है, अवॉइड ईटिंग एग्जैक्टली। और यहाँ से एसेडुअस, डेलीजेंट, जो बहुत एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी जिसकी होती है, उसके लिए हम बोलते हैं। और एसवेज, सिंपल, ईज और लिसन, ये पेज के ही मीनिंग में आ रहा है। बट एंगर कम करना, किसी की हंगर को सेटिस्फाई करना,
और जस्ट लाइक एक जो हम ब्लैक कैट के लिए कहते हैं ये नहूसत है और इस तरह से, तो ये इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये बड़े इजी से वर्ड थे, तो इनको मेनली अगर आप 10 भी डेली करें, 10 करें, 15 करें, कम से कम इतने तो होने चाहिए, और इसके अलावा इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। ये वो चीज है जो आखिरी दिनों में तैयार बिल्कुल नहीं होती, इसमें हमें पहले ही तैयारी करनी पड़ती है, और अगर हम पहले तैयारी नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है फिर जो होता है फिर वो हमें पता है। मैथ के जस्ट हमने 6 क्वेश्चन करने हैं आज। हम बिल्कुल इसको आज ज्यादा नहीं कर रहे कि हमारा टॉपिक जो है वो काफी लेंथी है मैथ इसका, पाकिस्तान अफेयर का, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। और चेंजिंग ट्रेंड में अगर आप कहें या न्यू ट्रेंड में कहें तो एक दो सवाल वहां से लाजमी आ जाए। 6 क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले एवरेज के हैं 6 सवाल, और एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है, इसको दरमियान में इसलिए रखा है ताकि फिर बाद में एंड पे बिल्कुल हम बोर हो जाते हैं तो इसमें नहीं आता। अब कुछ सवाल, अब सिर्फ मैं सेंस बताना चाह रहा हूँ, जब क्वेश्चन की सेंस आए तो वहां पे करना क्या है। ये क्वेश्चन डाइसेक्टेड है, जिस तरह से इसके कलर चेंज हो गए हैं तो इसके पार्ट भी अलग अलग हो गए हैं। सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करें। द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी, तीन चीजों का जो एवरेज वेट है वो 45 है। इसका सम कितना होगा? सिर्फ इतना इसको देखें, एवरेज वेट ए, बी और सी का 45 है, इन तीनों का टोटल वेट कितना होगा, मतलब इसका समेशन एक्स कितना होगा? कैसे फाइंड करेंगे? 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 135 एग्जैक्टली। एक चीज ये अलग हो गया पार्ट। सेकेंड वन, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40, अब ए और बी का मिला के वेट कितना होगा? दोनों की एवरेज 40 है, दो चीजों की, तो टोटल वो कितने थे? वही समेशन इसका निकालना 80। यहां से आपको पता चल रहा है कि सी का वेट कितना होगा। 3 का वेट 135 था, 2 का वेट 80 है, 80 और 20 100 और 35 55। सी का वेट यहां से आइडिया हो जाएगा कि सी का वेट इतना था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारे पास तीन वैल्यूज थी, ए, बी और सी। इनकी एवरेज थी 45, हमने इसका निकाल लिया टोटल 135। ए और बी की एवरेज जो है वो 40 है, मतलब 80 इनका टोटल बन रहा है, तो बाकी तो बचता है सी। इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि जैसे ये चीजें कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होती हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम में तो यही आनी है। इसमें कोई आप कंफर्म करें, जरा मैसेज करें, इसमें दो बिल्कुल भी चुप हो गई है। ठीक है, कैसे आया 35 135? ए और बी की एवरेज जो है वो 35 है। ये फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन, n3 है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाय 3। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये 45 135। अब पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी 135 कैसे आया इसमें। 80 कैसे आया? ए प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 40, और ए प्लस बी सिंपल हमारे पास हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 80। सी का यहां से फाइंड कर लें। ये पोर्शन असाइनमेंट के तौर पे आपने खुद ट्राई करना है, नहीं होगा तो ये मैं करवा दूंगा, बट इसको पहले ट्राई करें। जब तक इसको ट्राई नहीं करेंगे इन्होंने बिल्कुल हल नहीं होना। नेक्स्ट पे देखते हैं, ये जरा उससे इजी है। अब ये भी उसी पैटर्न के है। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट हैं और उनकी एवरेज है 15, टोटल कितना वेट होगा इनका? वही है एवरेज इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लें,
समेशन एक्स ओवर एन, एवरेज भी है 15 और बच्चे भी हैं 15 और ये हमने फाइंड करना है। समेशन एक्स इज इक्वल टू 15 ज़रब 15, 225। ये समझ आया? ये इस क्वेश्चन के बाद रिवर्स पे जाके उसको कर लें। ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया कि एवरेज 5 स्टूडेंट की जो है वो 14 है, 9 स्टूडेंट की 16 है, 9 और 5 14 बताए हुए हैं, आखिरी एक की हमने फाइंड कर। एग्जैक्टली ये 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 9, 144। तो जो एक बच गया तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जमा करें और 225 से हम निकाल देंगे तो एक ही रहता है हमारे पास, उसमें आ जाएगा। इनको एक बार खुद से ट्राई करें, जैसे समझ आते हैं, सही समझ आते हैं, गलत समझ आते हैं, जिस तरह से ये मर्जी होते हैं, लेकिन इनको करें जरूर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडिंग इन क्यू। ये सवाल है, आसिफ साहब हैं, एक लाइन में खड़े हैं, ये अक्सर ये आ जाता है, ये बड़े आसान से सवाल है, जरा टेस्ट भी तब्दील हो जाएगा। ये अब बहुत मुश्किल आ गए हैं सवाल। क्यू में दोनों तरफ से 6 नंबर पे हैं, टोटल लोग कितने हैं उस लाइन में? एक आदमी है, वो एक लाइन में है और दोनों तरफ से अगर उसको काउंट करें तो वो 6 है। उस लाइन में टोटल लोग कितने होंगे? तेरह। चले हम एक बंदा ये ले लेते हैं। ये स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? एक हमने सिलेक्ट कर लिया लाइन, लाइन में 1 2 3 4 5 और 6। एक आदमी है, हम कहते हैं कि आसिफ साहब ही हैं ये भी। ये इस साइड से छठे नंबर पे हैं, 1 2 3 4, और इस साइड से ये 5वें नंबर पे है। ऐसे ही है, ये क्लियर है? इधर से काउंट किया 1 2 3 4 5 और 6, यहां से काउंट किया 1 2 3 4 और 5। एक साइड पे वो 6 नंबर पे है, इस साइड पे वो 5th नंबर पे है। लाइन में टोटल लोग कितने हैं? 10। पुराने जमाने में आपने एक मिसाल सुनी होगी, वो कुछ पागल जा रहे थे और वो खुश्क नहर में नहाते रहे और फिर उनका एक बंदा डूब गया। ठीक इस तरह से एक एग्जाम्पल बनी हुई है और फिर उसको वो छितर मार के पूरे करने पड़े थे कि वो पूरे कैसे हुए हैं। सुनिए आपने? एक इस तरह का एग्जाम्पल है, चलें। पुराने जमाने में सिंपल वो कुछ लोग किसी सफर पे ट्रेवल कर रहे थे तो रास्ते में एक जो खुश्क दरिया या नहर आई, तो ज्यादा पानी नहीं था उसमें, तो उन्होंने कहा चलो क्यों ना इसमें नहा लिया जाए। तो रेत में डुबकियां लगाते रहे और जब उससे बाहर निकले तो उन्होंने कहा जी अब काउंट कर लिया जाए कि बंदे पूरे हैं या नहीं। तो अब जो भी काउंट करता वो खुद को इग्नोर कर देता, बाकियों को काउंट कर लेता, तो एक बंदा कम हो जाता। फाइनली कोई जो है वो अकलमंद बंदा जब पास से गुजरा तो उसने फिर उनको वो जूते लगाए और फिर पूरे किए और फिर वो पूरे हो गए। तो इसका हाल भी वही वाला है। तो इसको भी जब तक हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ये इसमें सीधा नहीं होना। ये एक बंदा हम 2 बार काउंट करते हैं, यहां से काउंट किया तो यहां से भी काउंट हुआ है, यहां से काउंट किया तो यहां से भी काउंट हुआ है। तो ये डबल बार काउंट हो रहा है, तो एक हमने माइनस करना होता है। दोनों तरफ से 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल हमारे पास होंगे 6 + 6 12, और इसको 2 बार काउंट किया तो टोटल हमारे पास हुए 11 बंदे। ठीक है। मुझे लगता है मैथ बहुत मुश्किल इसमें वो लग रहा है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, इसको एंड पे अगर करना होगा तो कर लेंगे। हम बात करते हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया की। और सबसे पहले हम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो मुस्लिम रूल इन इंडिया मोहम्मद बिन कासिम से ये स्टार्ट होता है, फिर सुल्तान महमूद गजनवी हैं और फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी हैं। और मैं इतनी आपको इसमें बता दूं कि मैथ को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसने सॉल्व नहीं होना कभी भी।
और अगर एफपीएससी में अगर आप इसको इग्नोर करके जाते हैं तो 20 नंबर का गैप कभी भी कवर नहीं होगा। ठीक है, 20 मार्क्स की ये मैथ है और ऑलमोस्ट एफपीएससी के हर पेपर में। तो इसका जो है वो गैप इम्पॉसिबल है कवर होना, कि इसका जो गैप है वो कवर हो जाए। और विदाउट प्रैक्टिस होने नहीं, पहले हमने बिल्कुल इजी किए थे, आज मुश्किल किए हैं, तो अब वो बिल्कुल लेफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से वो जाहिर सी बात है नहीं होगी, पहले बार में भी समझ नहीं आती, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम रूल इन इंडिया मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होता है 712, फिर महमूद गजनवी आते हैं, फिर मोहम्मद गौरी आते हैं, फिर हमारे पास 5 डायनेस्टीज हैं दिल्ली सल्तनत की, और फिर फाइनली आता है हमारे पास मुगल एम्पायर जो ऑलमोस्ट 320 ईयर्स चलता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो जस्ट ब्रिटिश इन इंडिया, कि ब्रिटिश किस तरह से इंडिया में आए, किस तरह से ये सेटल हुए। और एग्जाम में पर्सपेक्टिव में अभी एक क्वेश्चन आया था, साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन साइमन कमीशन इंडिया में किस साल में आया था? 1927 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 1928 में आया, और 1930 में इसने रिपोर्ट पब्लिश की। हु वाज वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम? वाइसराय कौन था उस वक्त पे? एग्जैक्टली exactly. इसी तरह से कायदे आजम ने 14 पॉइंट दिए, तो उस वक्त वाइसराय कौन था? इस तरह के जो क्वेश्चन है, तो आज हमने मेनली इन्हीं को ही टैकल करना है। एक अक्सर सवाल आ जाता है कि यूरोपियन, जाहिर सी बात है, इसको जो है वो गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, सोने की चिड़िया सब कॉन्टिनेंट को। सबसे पहले जो कौन सी यूरोपियन नेशन जो थी वो इंडिया में आई थी? फ्रेंच आए थे, इटालियन, ब्रिटिश या पुर्तगाली? तो इसमें डच, लेकिन ये अक्सर जो है एग्जाम में यही आता है। ठीक है, तो उसमें वो नहीं पूछा जाता, और ये मेनली यहाँ पर जो होता है वो ये ऑप्शन। क्योंकि इसकी पूछने की रीजन ये कि ब्रिटिश की टसल इन्हीं से रही थी मेनली। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल को। एक हमारे पास आते हैं ट्रेडर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरे नंबर पे आता है कंपनी रूल जो कि चलता है 757 से 1858 तक। और फिर हमारे पास आता है ब्रिटिश राज, 15 1858 से लेकर 1947 तक। तो 3 पार्ट्स में मेनली ये डिवाइडेड है। ब्रिटिश का जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है ये किस तरह से चलते रहे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर को ये स्टेब्लिश होती है, और मेनली इसका जो काम है वो ट्रेडिंग है। एक ट्रेडिंग के तौर पे कंपनी होती है ताकि वो उसको फायदा दे। और ये ईस्ट इंडीज जो है वो, जो हमारा इसमें सब कॉन्टिनेंट है, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसमें ये ट्रेवल करेगी। और सारे के सारे जो है वो मोनोपोली थी इसकी, इसने करना था। 1600 में ये कायम हुई है। ये पीरियड किसका था मुगल पीरियड में? अकबर। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास आता है इंग्लिश खान। सबसे पहला बंदा जिसने ट्रेवल किया ये वाज विलियम हॉकिंस, और ये डिप्लोमेट था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो है डिप्लोमेट बन के आता है। 1607 में इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, और इसकी शिप का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्टर। ठीक है, अक्सर मैं मूवी भी कहता हूँ, अब उसका नाम चला गया है माइंड से, कौन सी मूवी है, चलें याद आ जाएगा। हेक्टर तो खैर नहीं है उसका नाम, बट उसमें रोल ट्रॉय, एग्जैक्टली ट्रॉय, उसमें जो है वो हेक्टर का किरदार है। तो उसके नाम पे इस पे ये सफर करता है। और यहाँ पर देखें, ये इसमें आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये से किस तरह से पुर्तगालियों ने जो है वो अरेस्ट कर लिया, ये उनके पास रहा। और फाइनली 16 अप्रैल को 1609 को ये दरबार में पहुंचता है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर जहांगीर इसको इंग्लिश खान का टाइटल देते हैं, और अक्सर एग्जाम में आता है कि इंग्लिश खान का टाइटल जो है वो किसको दिया गया था? तो विलियम हॉकिंस ये सबसे पहला डिप्लोमेट था, ऑलमोस्ट 2 इयर्स ये दरबार में रहा। और इसने सबसे पहले प्रिविलेजेस लिए कि हमें आज़ादी दी जाए और हम यहाँ पे ट्रेड करें। कुछ टैरिफ इसने फिक्स किए, टैक्सेशन फिक्स की, और बहुत सारी चीजें की। तो ये पहला बंदा था जो हेक्टर जो शिप थी उस पे यहाँ पे आता है।
और उसके बाद जो है पहला एम्बेसडर जो अपॉइंट किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ही वाज थॉमस रॉय, सर थॉमस रॉय। ये दोनों नाम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में। तो ये 1615 में जो है ये सब कॉन्टिनेंट में आता है। दो नाम याद रखने हैं, विलियम हॉकिंस जो सबसे पहले दरबार में आया, ही इज आल्सो कॉल्ड इंग्लिश खान, और उसके बाद जो है वो थॉमस राय 16 से 15 से आगे जो है वो यहाँ पे एज ए एम्बेसडर रहा। अर्ली इसकी मोनूमेंट्स हम देखें जो इनकी डेवलपमेंट्स हुई, सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो सूरत के मकाम पे स्टैब्लिश की गई। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दो नाम हमने याद रखने हैं। सबसे पहला हमने नाम याद रखना है विलियम हॉकिंस का, जो सबसे पहले आया, उसने कुछ कंसेशंस ली, कुछ उसने जो है एग्रीमेंट्स किए, कुछ टैरिफ फिक्स किए कि किन शराइत की बुनियाद पर वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 2 साल वो गुजार चुका था जहांगीर के दरबार में। फिर जब वो वापस जाता है और उसे कंसेशंस मिल जाती हैं, फिर फाइनली 1615 में थॉमस रॉय पहला एम्बेसडर ये बन के आता है मुगल कोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। पहले इनकी एस्टेब्लिशमेंट देखें, फर्स्ट फैक्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट सूरत के मकाम पे इन्होंने जो है वो पहली फैक्ट्री बनाई 1613 में। फोर्ट सेंट जॉर्ज बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंग्लिश का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोर्ट्रेस था 1639, और ये पीरियड चला गया शाहजहां का। बम्बई कासल, ये पुर्तगालियों ने इसे बनाया था बट बाद में ब्रिटिश ने जो है इसे कैप्चर किया। एंड द लास्ट वन फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कलकत्ता में ये इन्होंने एक महल बनाया था, और बाद में इसी के कॉम्प्लेक्स में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 मॉन्यूमेंट्स है जो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट विलियम जो है ये कहाँ पे बनाया गया था, कलकत्ता में। बम्बई कासल तो बम्बई में ही है और पुर्तगालियों ने इसे बनाया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में बनाया, ये पहला जो था इनका फोर्ट्रेस था, और पहली जो फैक्ट्री थी वो सूरत के मकाम पे बनाई गई थी यहाँ पे। बिल्कुल वो भी आ जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। अब ये बहुत सुकून से ट्रेडिंग कर रहे थे, ट्रेडिंग भी इनकी अच्छी चल रही थी, इनकी कंसेशन थी, बट इन्होंने जो है वो उससे वायोलेट करना स्टार्ट कर दिया, और नवाब सिराजुद्दौला को बड़ा एहसास हुआ कि ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के ताजरों को। तो उन्होंने 1756 1656 में जो है वो अटैक किया इस सूरत के मकाम पे, बहुत से अंग्रेजों को मार दिया। ये बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड है, और जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें जो है वो उनके साथ हुई, और यहाँ पे जितनी चीजें थी। और यहाँ पर है ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसको आप बाद में सर्च कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हिस्ट्री से। ब्लैक होल ट्रेजेडी, एक कमरे में बंद किया जाना ब्रिटिश का, जो मेनली एक एग्रेशन की काज थी जिसकी वजह से पूरी बैटल ऑफ प्लासी हुई, और ये सारा एक तख्ता उलट दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग से हुकूमत पे उतर आई। और इसका नतीजा जाहिर सी बैटल ऑफ प्लासी 1757, लॉर्ड क्लाइव थे एक तरफ से, दूसरी तरफ से नवाब सिराजुद्दौला, और उनके साथ पुर्तगाली, ये सारे उनको साथ दे रहे थे। ये मीर जाफिर और मीर सादिक, ये आजकल तो बड़ा पॉलिटिक्स में हम सुन रहे हैं कि फला मीर जाफिर है, मीर सादिक है, तो ये मेनली इसने लड़ाई ही नहीं की थी, और ये इसको जो है बगावत में माना जाता है। इसके ग्रेट ग्रैंडसन ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। कौन था इसका ग्रेट ग्रैंडसन? सिकंदर मिर्जा, फर्स्ट थर्ड लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ मीर जाफिर, जिनकी आजकल हम अक्सर पॉलिटिक्स में सुन रहे हैं। तो ये इनका किरदार भी इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है अंग्रेज किसी को नहीं बख्शता, और इन्होंने 1764 बैटल ऑफ बॉक्सर सिर्फ साल पूछा जाता है, और ये मेनली जो है वो मीर कासिम और जो ये लोग थे, यही मीर जाफिर सादिक और इनका जो बनाया गया था, नवाब ओद और सिराज शुजाउद्दौला, ये सारे थे। ऐसा जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटल ऑफ बॉक्सर का सिर्फ आपको साल याद होना चाहिए, 1764। बैटल ऑफ प्लासी पहली हो गई, और 1764। यहां तक काम सिर्फ ट्रेडिंग का और है,
जाहिर सी बात है वो डिफेंस भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बट उन्होंने कोई ऐसा यहाँ पे कोई कंपनी यहाँ पे कायम नहीं की, कोई गवर्नमेंट कायम नहीं की। और फाइनली 20 अक्टूबर 1773 को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जाता है। और यहां से स्टार्ट होता है कंपनी रूल, कंपनी राज, जिसको उर्दू में कहते हैं कि कंपनी ने जो है वो अपना राज स्टार्ट कर दिया। यहां तक हमने डिस्कस किया है ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे आमद 1609 में वो पहली बार मिलते हैं, विलियम हॉकिंस, थॉमस रॉय, और किस तरह से उन्होंने सूरत फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम इन्होंने बना दिया। उसके बाद इन्होंने सूरत के मकाम पे बना दी सेंट जॉर्ज फोर्ट्रेस बना दिया, और फिर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बॉक्सर, और फाइनली 1773 में जो है ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हास्टिंग्स। तो अक्सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि पहला गवर्नर जनरल ये इंडिया का गवर्नर जनरल नहीं है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। और ये इसे बना दिया, इसने डुअल सिस्टम खत्म कर दिया, रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना दी। तो ये सिर्फ इतना याद है 1773 में पहली बार जो है वो इसमें बॉस्टन, तो वो यूएस हिस्ट्री में आ गई ना, वो यूएस हिस्ट्री में चला जाएगा, फिर वो स्टैम्प एक्ट और बॉस्टन टी पार्टी, वो सारी चीजें एग्जैक्टली वो सेम सेम इसके साथ चल रही। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरे गवर्नर जनरल आते हैं 1786 टू 1793, इसमें मैसूर वॉर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ श्रिंगापतम, जो ये पीस ट्रीटीज कही जाती हैं, जो इनके जो हैदर अली जो इन्होंने यहाँ पे की, और टीपू सुल्तान जो रूलर थे, इनकी तरफ से जो है वो पीस ट्रीटीज साइन की गई ताकि मैसूर में अमन रहे, और उस वक्त जो है ये इसमें थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सर जॉन शोर, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्टर एक्ट 1793 का आता है, और पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन जो है वो कोई इंटरवेंशन हम नहीं करेंगे, जो प्रिंसली स्टेट है वो सर्व करती रहेंगी और हम अपना काम करते रहेंगे और उनका अपना काम होगा। बट लॉर्ड वेल्से, वेल्सले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने रूल किया है 1798 से 18। ये थोड़ा सा टॉपिक बोर लगेगा क्योंकि इसको हम ऐसे पढ़ते नहीं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जिसमें टीपू सुल्तान की शहादत होती है। क्या डेट है टीपू सुल्तान की शहादत की? यहाँ पे वैसे लिखी हुई भी है, अगर किसी को याद है। 4 मई। ये अभी पिछले दिनों स्टेटस भी लगे हुए थे। 1799। अब यहाँ पर देखें इसका पीरियड है 1798 से 1805। तो अगर पूछ लिया जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसके दौर में बना था, तो लॉर्ड वेल्सले इसने मेनली इसको कायम किया। फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह हुआ था 10 जुलाई 1800 को। 1800 अक्सर ये आ जाता है जो है वो सवाल के, ये किस साल में, डेट है सच वो नहीं पूछता, और वो साल पूछता है। सन 1800 में ये कॉलेज कायम हुआ, और लॉर्ड वेल्सले जो उस वक्त गवर्नर जनरल था, और ये लोकेटेड है कलकत्ता में, ये भी है। बट अब यहाँ पर देखें इसकी जो है वो आप बगाव इसको कहें, आप बुग्स कह लें आप, 10 जुलाई को इफ्तिताह हो रहा है, बट जो इफ्तिताही प्लेट है उसको रिवर्स किया जा रहा है 4 मई पे। इसकी क्या रीजन हो सकती है? गवर्नर जनरल 10 जुलाई को इफ्तिताह कर रहे हैं, बट जो उसमें हम डेट लिखते हैं इफ्तिताह फलां डेट को किया, उसको वो रिवर्स करना चाह रहे हैं 4 मई को। फर्स्ट एनिवर्सरी किसकी थी? टीपू सुल्तान की शहादत की। ही वॉज सेलिब्रेटिंग, तो वो सेलिब्रेट कर रहा था मेनली, और उसने रिवर्सल किया फोर्ट विलियम कॉलेज का। तो इसमें जो है वो सिंपल, इसमें वाइस रॉय का नाम याद हो, इसमें ये याद हो। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में तो बहुत सारे इसमें थे, इसमें मेनली ट्रांसलेशंस की गई थी, और इवन पहली बार भगवत गीता को भी जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। बहुत सी अरेबिक की बुक्स भी ट्रांसलेट की गई। उर्दू के हवाले से इसका बहुत ज्यादा काम है फोर्ट विलियम का, तो जो लिटरेचर है उनको तो खैर ज्यादा पता होगा, बट मेनली इसमें ट्रांसलेशन सबसे मैक्सिमम थी, और ये फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में इसे बनाया गया।
नेक्स्ट इसमें सर जॉर्ज बार्लो हैं, लॉर्ड मिंटोबन, ऐसे कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्होंने जो है वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है 1809, ये एग्जाम में कभी ना क्योंकि ये क्लैश करती है 1845 से 46 से, और चार्टर एक्ट 18, जो यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो तो इन चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं, सीएसएस में जो पढ़ रहे हैं, तो ये चार्टर एक्ट और ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब लॉर्ड हास्टिंग, अब ये पहला वारेन हास्टिंग था, उसके बाद इनकी अब एज सच इनमें चीजों को एक बार लाजमी देख लें, ताकि जो इवेंट्स हैं ये थोड़े से बोरियत वाले हैं, क्योंकि ये इवेंट हमने पहले पढ़े हुए नहीं। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन एंड हो गई, थर्ड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो गई, और ये सारी जो इन्होंने सिस्टम थे वो सारे कर दिए, नए नए प्रोवेंस बनवाना शुरू कर दिए। अब यहाँ से चेंज हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो अब तक हमने 3-4 पढ़े हैं वो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो बंगाल में मेनली सर्व कर रहे थे, अब स्टार्ट हो गए हैं इंडिया के। और ये सिर्फ 2 या 3 इसमें बोरिंग है, बाकी सारे फिर आगे इवेंट जो है वो आपके सारे सुने हुए होंगे और वो उसके साथ होते जाएंगे। 1828 से 1835 इन्होंने किया, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। सती को अबॉलिश किया। सती से क्या मुराद है, कौन सी ये कस्टम थी? इससे पहले अकबर ने भी इसको अबॉलिश करने की कोशिश की थी, बट ब्रिटिश इरा में जो है वो मेनली यहाँ पे आती है, ठीक है। तो जो वाइडो थी डेफिनेटली उसको हस्बैंड के साथ जलना होता था, तो इस रस्म को इन्होंने जो है वो डिवोर्स वाली को तो नहीं था, आई थिंक सो डिवोर्स वाली तो नहीं है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसको साथ जला दिया जाता था जिंदा। और इसमें जो है इन्फेंटिसाइड है, चाइल्ड सेक्रीफाइस जिसको बलि चढ़ाना हम कहते हैं, ये सारी की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो इसने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, ये इन्होंने जो है वो किया। और जिनकी एजुकेशन है तो लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। तो इसकी जो है वो मेनली पॉलिसी इस दौर में आती है, और इंग्लिश को हायर लेवल पे जो है वो इंग्लिश मीडियम पहली बार सब कॉन्टिनेंट में, जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, तो पहली बार 1835 में ये लागू हो गया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, ये पहले गवर्नर जनरल हैं इंडिया के। ये कंफ्यूज नहीं होना, पहले वेरन हास्टिंग वो बंगाल का है गवर्नर जनरल, उसके बाद इसको टाइटल दे दिया गया। इसने सती को अबॉलिश कर दिया, उसके बाद इन्फेंटिसाइड है, बलि चढ़ाना, बच्चों की कुर्बानी, ये खत्म कर दिया। इसी के दौर में इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, आज भी हम इस स्लाइड को भी हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये और जो है वो मैकॉले रिपोर्ट जिसको कहते हैं, तो उसने ये दी थॉमस मैकॉले ने, और इसमें हायर लेवल पे इंग्लिश आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है ये एक्टिंग, जैसे हमारे भी एक्टिंग आते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा जिसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैंने ब्रेक नहीं किया कि हिस्टोरिकली था। नेक्स्ट हमारे पास है लॉर्ड ऑकलैंड। अब यहाँ पे वार स्टार्ट होती है, एंग्लो अफगान वार। अफगानिस्तान के साथ इन्होंने पंगा ले लिया, लेकिन ये बहुत डेडिकेटेड था प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से, और उर्दू जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई इसके दौर में। इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर से पहले जो मुगल इरा था जो चल रहा था, और मुगल की दफ्तरी जबान कौन सी थी, ये अक्सर सवाल आता है। मुगल दरबार की जो है दरबारी जुबान या दफ्तरी जुबान, इट वाज पर्शियन, और इस बंदे ने आने के बाद पर्शियन टू उर्दू चेंज कर दिया 1837 में, ठीक है। और उर्दू बिकम वन ऑफ द काज प्रोसीडेड बाय द मुस्लिम लीग, और ये फिर आगे वो सारी चीजें चलती रही। और हिंदी उर्दू तनाजा, वो भी फिर इसी तनाजुर में होता है, सारी चीजें इसमें होती हैं। तो ये मेनली जो है वो लॉर्ड मैकॉले जो पहले आए, थॉमस मैकॉले, उन्होंने इंग्लिश में हायर स्टडीज कर दी, और इस बंदे ने नेक्स्ट आके ये कर दी। नेक्स्ट है लॉर्ड एलन बोरो, ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके जो टिन्योर का है, सिंध इनेक्स हो गया, साल कौन सा था, बहुत बार सवाल आ चुका है ये, 1843, तो इसका 1844 तक पीरियड एंड हो रहा है। और पंजाब इन्होंने कब इनेक्स किया था, पंजाब? एटीन फोर्टी नाइन, 1849। तो ये इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके पीरियड में ये हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास है लॉर्ड हार्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार है, इसमें दो ट्रीटीज होती है। दोनों ट्रीटीज इम्तिहान के हवाले से इंपॉर्टेंट है। पहली राजा जो है रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1946, जिसमें वो सरेंडर करता है और उसको फिर बहुत सारी पनिशमेंट दी जाती हैं। और फाइनली ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हमने पहले इसमें डिस्कस की है, 1809 1809 में हो रही है, जबकि दूसरी ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो रही है 16 मार्च 1946 में। और इसमें जो है वो कश्मीर सेल कर दिया गया डोगरा राज को। और किसने परचेज किया था इसको? राजा, क्या नाम था राजा का? हरि सिंह तो आई थिंक इंडिपेंडेंस के वक्त था। गुलाब सिंह। और इसने पेमेंट कितनी की थी? 7.5 मिलियन। 75 लाख में, सबको मैं रिपीट कर देता हूँ, 75 लाख या 7.5 मिलियन। तो ये जिन्होंने पंजाबी पीएमएस में पढ़ी होगी तो वो तोपा खवाए तो पता नहीं क्या क्या उसमें, खैर याद अब तो रिवाइज भी नहीं किया। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो हमारे पास है 1844 से 1848 का पीरियड, लॉर्ड हार्डिंग। इसके दौर में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो सिख वार है। एंग्लो एंग्लो हम इंग्लिश को कहते हैं, जो अंग्रेज जितने भी थे, एंग्लो अफगान वार, एंग्लो सिख सिख वार, तो ये अंग्रेज हो गए। जैसे इसमें एक और वर्ड है साइनो, ये किसके लिए यूज करते हैं, किस मुल्क के लिए? चाइना के लिए। तो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। इसके जंग के बाद दो इसमें ट्रीटीज मेनली हुई, और भी ट्रीटीज हुई। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर, इसमें जो था, क्या नाम था, अभी मैंने बताया है, रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह 9 मार्च 1946। और जस्ट 7 डेज के बाद 16 मार्च को ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो गई, जिसमें गुलाब सिंह ने कश्मीर को परचेज कर लिया और 75 लाख रुपए या 7.5 मिलियन रुपीज जो इसने पे किए। और फिर ये रूल चलता रहा, डोगरा राज जिसे हम कहते हैं। और इंडिपेंडेंस के वक्त राजा हरि सिंह इसका जो है वो लीड कर रहा था। नेक्स्ट, इसको तो जाहिर सी बात है सबने ही पढ़ा होगा, इसको वैसे ही हम पढ़ते हैं। लॉर्ड डॉलहाउसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें जायदाद इनकी करकी करनी थी कि जिसका बेटा नहीं है, लीगल हायर नहीं है, जिस भी प्रिंसली स्टेट का, तो वो अनेक्स हो जाएगी ब्रिटिश के साथ। इसने ये इंट्रोड्यूस करवा दी। और चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसको अलग से डिस्कस करते हैं। रेलवे लाइन इसने की, सेकंड एंग्लो वार इसके दौर में होती है। ठीक है, बिल्कुल झांसी की रानी का इवेंट यहीं से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इसी के दौर में आई। टाइटल और पेंशन इसने जो सर के खिताब दिए जाते वो इसने खत्म कर दिए। और लें जी अगली बात, स्टार्टेड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, जो अभी ये अभी सीएसएस के दे के आए हैं, तो ये भी इसी बंदा, ये बंदा लेके आया था सब कॉन्टिनेंट में कि ये सीएसएस कर लें और आईएएस कर लें और पीएमएस कर लें, ये सारे के सारे इस तरह से आ गए। और वाइडो री मैरिज एक्ट, जाहिर सी बात है सती को ये ऑलमोस्ट 20 साल पहले अबॉलिश कर चुके थे, तो फिर इन्होंने जो है वो वाइडो के री मैरिज एक्ट भी इन्होंने पास कर दिया कि जो अब बेवा हो जाएगी तो वो दूसरी शादी कर सकती है, मतलब लीगली तौर पे इन्होंने ये कर दिया। अब इसमें है चार्ल्स वुड डिस्पैच। अब इसमें वुड है तो क्या लकड़ियों का कारोबार के अलावा किया होगा, कोई अंदाजा है? ये जिन्होंने एजुकेशन पढ़ी है तो उनको पता होगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के हवाले से ये बेसिकली जो है वो प्रमोट एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इंडिया में प्रमोट करने के लिए जो है चार्ल्स वुड ने 1854 में से इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली एजुकेशन पॉलिसी आप कह लें। और ये पहला कम्प्रीहेंसिव प्लान था कि इसमें हम इसको आम करेंगे और हम यूनिवर्सल एजुकेशन जिसको हम आज कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। और ये मैग्ना कार्टा जो है वो समझा जाता है इंडिया में एजुकेशन का। मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ था?
तो इससे हटके इसमें अब हो गया, चलिए बताएं। मैग्ना कार्टा 1215, जून 1215। और किंग कौन सा था, किसने साइन किया था? मेनली ये पावर कर्टेल हो गई थी, इसको फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली ये इसमें हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, तो ये बेसिकली जो वुड डिस्पैच था, ये जो है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन इसको आम करना, और इससे पहले हमने मैकॉले की रिपोर्ट पढ़ी जो 1835 में आई, और उसके बाद ये चीजें थी ये सारी। और फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग है, इसके दौर में जो है वो यूनिवर्सिटीज बनाई गई, और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसको हम कहते हैं, जंग आज़ादी 1857। ये स्टार्ट होती है, मंगल पांडे का किरदार है, झांसी की रानी का किरदार है, नवाब जफरुल्लाह इसमें जो थे, बहादुर शाह जफर, लाल फोर्ट, लाल किला जो है उसका, जो रेड फोर्ट उसका किरदार। तो ये सारे बेसिकली हमारे हिस्ट्री के पार्ट है। तो हम ब्रिटिश को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लॉर्ड कैनिंग ये लास्ट गवर्नर जनरल है, जस्ट लाइक सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले प्रेसिडेंट थे, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले वाइस राय ऑफ इंडिया। तो टाइटल पूरा चेंज हो गया, और यहाँ से जो है वो कंपनी रूल हमारा एंड होता है, और लास्ट पार्ट स्टार्ट होता है हमारा ब्रिटिश राज जिसको हम बोलते हैं। और ये सारा झांसी की रानी का सिंपल बैकग्राउंड इतना है कि जो लॉर्ड डालहौसी ने इसमें किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये वाला, तो झांसी की रानी का जो है वो भाई नहीं था। तो इस कानून के तहत पूरी की पूरी जो झांसी स्टेट है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चली गई, क्योंकि लीगल हायर उसका नहीं था, बेटा नहीं था। तो जाहिर सी स्टेट उस कानून के मुताबिक ब्रिटिश एम्पायर को चली गई। तो उसने फिर स्ट्रगल किया और उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो अपनी स्टेट कौन देता है इतना इजीली। बिल्कुल 1858 में जो है गवर्नर जनरल से हो गया वाइसराय। और इसने जो है सबसे पहले तो जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको हम हिस्ट्री में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे जब ये चीजें आएंगी। और दूसरा, इसने 1860 में किंग एडवर्ड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो है किस शहर में मौजूद है, ये भी एस्टेब्लिश हो गया इसी की दौर में हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड एल्गन है, लॉर्ड लॉरेंस है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, सिंपल ये रूल करते रहे। कोई ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री से इसका नहीं मिलता कि हमारा कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, काफी सारे लिखे हुए थे बट ऐसा कुछ इसमें जरूरी नहीं है, तो इरेलीवेंसी भी इतनी हम ना करते हैं। लॉर्ड न्यू बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेंसस, और इसने सिर्फ स्टार्ट की है, स्टार्टेड। अब यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है कि लॉर्ड म्यू ने जो है वो पहला जो है वो स्टैटिस्टिकल सर्वे इसने कायम किया इंडिया का, और इसने स्टार्ट करवा दी कि इसमें सेंसस होनी चाहिए। और इस्लाम में सबसे पहले सेंसस किसने करवाई थी? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उन्होंने करवाई थी। और इंडिया में जो है लॉर्ड म्यू इसने जो है वो स्टार्ट करवा दी। और म्यू कॉलेज जो है इसमें रॉयल एलीट की इसने सेटअप कर दिया, और ओनली गवर्नर हु वाज किल्ड बाय इंडियन। तो शेर अली अफरीदी, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप इंटरेस्टेड है उसको सुनिएगा कि इसने किस तरह से मारा, किस तरह से इसका वेट किया। तो ये वाहिद गवर्नर जनरल या वाइस राय है ब्रिटिश का जो किसी इंडियन से जो है वो असैसिनेट हुए और उसने उसको किल किया। इसके अलावा और जो है कोई जो है वो नहीं मरा यहाँ पे, बाकी सारे चले गए हैं। तो सिर्फ एक वाहिद है जिसको किल किया, जिसने मेनली जो स्टार्ट करवाई है सेंसस। ठीक है, नहीं इनके ऑफिस में किल नहीं किया था, ये एक जजीरे पे जाके किल किया था, वहां पे गए थे विजिट करने, और इस तरह से पूरी कहानी है। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। इस दौर में जो है वो आर्य समाज जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875, अक्सर सवाल ये आया होता है। तो इनका जो ये पीरियड है वो इसी में आता है। यूनिवर्सल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया, और इंटरकास्ट मैरिजेस भी अलाउ कर दी गई जो इसमें थी। अब यहाँ पे जो है वो बिल्कुल मारावार आइलैंड पे, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, आर्य समाज जो समाज है इनमें ये सारे समाज अलग से करेंगे, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, शुद्धि शंकन, ये सारे इसमें आते हैं।
तो ये मेनली सुप्रीमेसी के हवाले से थे। और आर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम, ये बेसिकली इस्लाम की तरह यूनाइट करना चाहते थे और हिंदुइज्म यूनाइट हो जाए और वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। बट बरहमन की जो उसमें हेजमनी है वो भी क्रिएट रहे, ये भी ना हो कि उनकी हेजमनी खत्म हो जाए, बट हिंदू जो है वो यूनाइट हो जाए। और यहाँ पे लेकिन इनका जो मेनली जो था वो ये था कि ये देखें यहाँ पे इसकी डिटेल है। तो फाउंडेड बाय इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती 1875, और स्लोगन यही था कि स्वदेशी क्रिएटेड नेशनल इसमें कॉन्शियसनेस अमंग इंडियन, और फंक्शन टू एंड कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम हम खत्म कर दें, सुपरस्टिशन खत्म कर दें। और ये राम और जो है वो उसमें रहीम वाली जो उसमें थी, और वैदिक नॉलेज जो है उसमें हम इसको आम करें ताकि जो है वो लोग इसी की तरफ रहें। अच्छा, इसमें जो इंडिया में एक अक्सर नारा लगाया जाता है कि इंडिया इज नॉट फॉर सेटलर्स, इन्वेडर्स और कन्वर्टर्स। तो इंडिया इज ओनली फॉर हिंदूज। ये अक्सर जो आजकल भी जो है वो शिद्दत पसंदी हो रही है। तो सेटलर यही मुगल एम्पायर, ये मुसलमान जो हैं ये सारे आते हैं। इन्वेडर्स में पुर्तगाली हो गए, ब्रिटिश या उससे पहले भी जो आते रहे। और कन्वर्टर्स में जो उन्हीं के लोग जो कन्वर्ट हो गए और वो हिंदू हो गए, उनके हवाले से। चलें, इसमें जो है वो इस दौर में जो है वो एक हमारे पास आर्य समाज आता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉर्ड लेटन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने इंतहाई अजीबो गरीब किस्म के टैक्स लगाए इसमें। हमारे पास आता है कि टैक्सेशन पे माइन बहुत इनको ब्लेम किया जाता रहा। और दिल्ली दरबार, 3 बार जो है वो दिल्ली दरबार इंडिया में लगाए गए हैं। एक तो सबसे पहले लॉर्ड लेटन ने 1877 में, दूसरा 1903, तीसरा तो अक्सर ही हम पढ़ते रहते हैं 1911 में दिल्ली दरबार में पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया गया। और इसमें जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट टेक अप सिविल सर्विस एग्जाम लोअर्ड फ्रॉम 21 to 19। अब वैसे ये सिर्फ 19 साल की एज तक वो दे सकते हैं, पता नहीं इनका क्या क्राइटेरिया था, जो भी था खैर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉर्ड रिपन। सबसे ज्यादा तारीफ और सबसे ज्यादा प्रेज जो है वो इनको किया गया है। इनके जो चीजें थी वो बहुत औसम थी, और सबसे जो मेन था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, ये उसी बेस पे था। हम इसको मॉडिफाई करते रहे, बट मेनली जो है वो इसी का है। इंडिया में देखें अक्सर आपको देखने को मिलता होगा पंचायत, हमारे जिरगे जो होते हैं बलूचिस्तान में, केपी में, तो ये पंचायत, म्यूनिसिपल बोर्ड्स, ये सारे के सारे जो हैं वो इसी बंदे ने स्टार्ट किए। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ सेल्फ गॉड। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है ये लेके आया, और सबसे ज्यादा लोग इसी को ही चाहते थे। इसका पीरियड देखें 1880 से लेकर 1884, 2 यूनिवर्सिटियां कायम होती हैं। एक तो हमारे पास जो है वो इसने अप्रूवल दी, जो एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी 1884, बहुत इंपॉर्टेंट, ये किस साल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी है। और एल्बर्ट बिल, इंडियन जजेस कैन नॉट ट्राई इंग्लिश जज, तो ये इसमें था। और हंटर कमीशन जो है वो डब्ल्यू हंटर का, ये भी इसने अपॉइंट किया। बट इसमें मेनली पंजाब यूनिवर्सिटी को याद रखना है। और सेल्फ गवर्नमेंट जो इंडिया में है, लॉर्ड रिपन जो है इसने जो है वो करवाई थी। और आई थिंक सो इसने सेंसस भी कंप्लीटेड। एग्जैक्टली मैं यही इसका देख रहा था कि 1881 का यहाँ पर मौजूद नहीं है। 1881 पहली सेंसस भी 1881 ही मेनली इसको पड़ा है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। 1882 आई थिंक सो नहीं है, 1881 है, बट इसको कंफर्म कर लें, ठीक है। 1881 या 1882, अगर किसी को एग्जैक्टली पता है तो वो इसमें कंफर्म कर दे ताकि फिर गलती ना हो इसमें, कहीं एग्जाम में आ जाए तो फिर जो आप इसमें चाह रहे हैं वो गूगल पे वेरीफाई करके बता दे। बट इसमें जो है वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका या इनमें से किसी को देखा करें, विकिपीडिया पे ना रहा करें, ठीक है। 1881। नेक्स्ट हमारे पास है लॉर्ड डेफरसन, डेफरन 1884 से 1888। अब ये देख रहे हैं पीरियड, इसमें कांग्रेस जो है वो बना दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस जब बनी तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, जो है वाइस रॉय इंडिया के। और ये दोनों सिनोनिमसली भी यूज हो रहे थे कि इसमें हम इसको यूज कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो इंडियन कौंसल एक्ट जो है वो 1892 का है, तो ये एज सच इसमें ये नहीं है इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद लॉर्ड एरवन 1894 से 1899, और इस दौर में सिर्फ एक ही जो है वो किलिंग हुई, और ये पहली किलिंग थी पॉलिटिकल जंग आज़ादी के बाद। ऐसे तो हमारे एग्जाम में नहीं आया, लेकिन ये इंडिया के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात उनकी हिस्ट्री
थोड़ी और वो पढ़ते हैं, हम थोड़ी चेंज करके पढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन, इसको तो जाहिर सी बात है हम सब पढ़ चुके हैं और कई बार पढ़ चुके हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन्होंने 1905 में बंगाल की पार्टीशन कर दी। मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड थे कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल है, बहुत बड़ा सूबा है, और यहाँ पे एक तरफ असम आ गया और दूसरी तरफ उड़ीसा, और ये इसमें एरिया आ गए। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई इसी के पीरियड में। स्वदेशी मूवमेंट का क्या मतलब था? इसमें क्या, स्वदेश जो है वो फॉरेन गुड्स जो है वो हम इनको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बंगाल की तकसीम में फॉरेन गुड्स यूज नहीं करेंगे, इन्होंने जो है वो इंग्लिश कपड़े जला दिए और उनकी जो है बाईकाट कर दिया, ये सारा। दिस वाज लॉर्ड कर्जन। उसके बाद मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स, इसमें हमारा जो है वो शिमला डेपुटेशन ये आता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसके दौर में जो है वो कायम हो गई। और मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म, मुसलमानों को पहली बार जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले। अब यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुस्लिम लीग की, और यहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मिंटू, तो लॉर्ड मिंटू पहले भी हमने देखा था एक दूसरा। नेक्स्ट हमारे पास है लॉर्ड हार्डिंग। अब इसमें कैपिटल शिफ्ट हो गया दिल्ली से कलकत्ता, और दिल्ली दरबार भी सजा दिया गया। लास्ट वन, 3 दिल्ली दरबार हुए टोटल, तो ये इसमें लास्ट वन था। 35 मेंबर थे बिल्कुल इसमें। और हिंदू महासभा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मदन मोहन मलाविया। तो ये जो है वो हिंदू महासभा, जो बाद में इसको मॉडिफाई भी किया गया, और ये 1915 में, ये भी रिसेंटली एग्जाम में आया था इसके हवाले से। लॉर्ड चिल्मसफोर्ड, ये भी अक्सर पढ़ा है, इसमें जो है वो चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म जो हमारे पास आते हैं 1919 के। इसमें होम रूल लीग, पाकिस्तान के कौन से बड़ी नामवर शख्सियत ने इसे ज्वाइन किया था होम रूल को? कायदे आजम, एग्जैक्टली। और बाद में जब ये इसमें गांधी साहब आए तो फिर इसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो होम रूल जो था वो एनी बेसन इन्होंने स्टार्ट की थी। रोवाल्ट एक्ट इनके दौर में पास हुआ, इसके प्रोटेस्ट में कायदे आजम ने इस्तीफा दे दिया, और फिर इसके साथ जो है वो आते रहे। बिल्कुल 1916 का जो है लखनऊ पैक्ट, इसमें ही पहली बार कायदे आजम मिले थे जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी को। खैर, नेक्स्ट इसके बाद लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26 तक इनका पीरियड आता है। इसमें मेनली दो इवेंट्स में, खिलाफत मूवमेंट भी इसी में आती है सारी की सारी, और खिलाफत मूवमेंट इन्हीं के दौर में सारी हो रही थी। स्वराज पार्टी, स्वराज का क्या मतलब होता है? ये भी इम्तिहान में आया होता है। इसमें एक और टर्म भी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। स्वराज का सिंपल क्या मतलब होता है? हिंदी वर्ड है, सेल्फ रूल, खुद मुख्तारी। तो स्वराज पार्टी ऐसी पार्टी जो खुद मुख्तारी की तरफ गई, सेल्फ रूल की तरफ गई। चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ फेब 1922 में, और ये क्या, इसमें क्या हुआ था, किस चीज को जलाया गया था चोरा चोरी के इंसिडेंट में? पुलिस स्टेशन नहीं, मस्जिद बिल्कुल नहीं, पुलिस स्टेशन को जलाया था, ठीक है। तो वो कानपुर मस्जिद ट्रेजेडी तो 1913 में हो चुकी थी, वो पहले थी। तो 1900 जो है वो 22 में जो है वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया, 22 लोग जिंदा जल के मर गए, और गांधी साहब ने जो है वो दगा दिया, और खिलाफत मूवमेंट भी गई, और हमारी सारी जो है वो मुसलमानों को पता चल गया। और जो ये इसमें स्वराज पार्टी जो है, ये इसमें जो है वो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मेनली इसको स्टार्ट किया कि सेल्फ रूल की तरफ हम जाए। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड एरवन, ये जो एग्जाम में हम अभी बात कर रहे थे, साइमन कमीशन इनके दौर में आता है। एक चीज, पूर्णा स्वराज, 1930, 1929 और 1930 में ये नारा लगाया जाता है। अब पूर्णा स्वराज का क्या मतलब होगा? पूर्णा, PURNA, ये भी हिंदी वर्ड है, कंप्लीट। और स्वराज तो डेफिनेटली सेल्फ रूल है।
तो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट सेल्फ रूल अब चला जाना चाहिए ब्रिटिश को, और हम मेनली जो है इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी दौर में डंडी मार्च होता है। डंडी मार्च किस चीज से रिलेटेड था? इट वाज रिलेटेड टू डंडे मारना। इसमें डंडे मारे गए, क्या किया गया? इट इज रिलेटेड टू साल्ट, नमक। ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली जो है वो लॉर्ड एरवन के दौर में इसमें हो गई। और फिर ये सारा 14 पॉइंट जो है कायदे आजम क्या है, यहाँ पे मैंने एक ऐड किया है। 14 पॉइंट कायदे आजम के दौर से हमें पता ही है था 1929 में आया, और उसमें क्या कुछ चीजें थी, खैर पूरे याद कभी भी नहीं होते, मुझे तो खैर नहीं होते। इसके अलावा 14 पॉइंट किसने दिए? ये भी सवाल आ चुका है कि कायदे आजम के अलावा किसी और बंदे ने भी 14 पॉइंट दिए हैं इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो नॉट रिलेटेड टू पाकिस्तान इंडिया बट। ठीक है। तो विल्सन ने जो है वो दिए थे यहाँ पे 14 कंडीशन फॉर पीस। तो ये उसके भी जो है ये कई बार एग्जाम में आ चुके कि ये किसने दिए। नेक्स्ट हमारे पास है लॉर्ड विलिंगडन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अब 1931 से 36 तक है। ये इसमें है कम्युनल अवार्ड जिसमें सबको दे दिया गया। पूना पैक्ट, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और गांधी साहब का कम्युनल अवार्ड इसको स्टार्ट की गई, ये सारी चीजें खत्म हुई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन। इंडिया में किस चीज का ये फादर कंसीडर किया जाता है? नो, सिविल सर्विसेज का तो बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। और लो कास्ट हिंदू, शूदर जिनको हम बोलते हैं। ठीक है। बिल्कुल कम्युनल अवार्ड सेकंड राउंड टेबल के बाद आया। और उसके बाद जो ये पूना पैक्ट हुआ उसमें यही थे जिन्होंने मना किया कि हम इसमें रूल नहीं लेंगे, B.R. अम्बेडकर को। ये क्योंकि लो कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इनका बहुत बड़ा नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से 1944, 1940 तक इन्होंने जो है लंबा सा रूल किया। क्रिप्स मिशन 1940 में आता है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है वो चली जाती हैं इसी में। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है इसी के पीरियड में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है। और ये भी सवाल है, क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने अपोज किया था? एज इट इज इस तरह से सवाल था पेपर में, कायदे आजम ने। और इसके जवाब में हमने क्या निकाला था? उन्होंने कहा जी क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया। और हमने क्या कहा? डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड कर दो और क्विट कर लो, कोई इशू नहीं है हमें। तो ये इसमें काफी इनका इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 और ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट एंड होने वाले हैं। थोड़े से बोर था आज बट फिर भी चले इसमें। लॉर्ड वेवल का CR फार्मूला, जिसको डिस्कस करने के लिए जिना गांधी टॉक्स होती रही 1944 में। डायरेक्ट एक्शन डे, किस डेट को हमने इसमें सेलिब्रेट तो खैर नहीं कहेंगे, अनाउंस किया था कायदे आजम ने? बस अब एक ही रह गया, आखिरी है अब इसको। नहीं नहीं, 22 दिसंबर नहीं है। 22 दिसंबर को जो था वो यौम निजात था। अब यौम निजात इंग्लिश में आज मुझे लफ्ज याद नहीं आ रहे। 16 अगस्त। यौम निजात को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है। 1939 डे ऑफ डिलीवरेंस। तो ये 16 अगस्त 1946 को, मेरे ख्याल में 11 नहीं है 16 होगा, ये जरा कंफर्म करें। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त ही है, 16-11 नहीं है। वेवल साहब हैं तो लॉर्ड वेवल, वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस। और इसको इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है कलकत्ता मैसेकर। और इसमें बड़ी इसमें जो है वो किलिंग्स हुई और लाशें ही लाशें थी कलकत्ता में। तो मेनली पावर को प्रूव किया गया था। और लास्ट वन, लीस्ट तो इसमें नहीं कि लीस्ट लास्ट, वैसे ही ये लास्ट है। जून 3 प्लान देने वाले। और ये आए थे 22 फेब में, इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी। और ये सिर्फ डिवाइड करने आए थे। और फाइनली 22 मार्च 1947 को यहाँ पे पहुंचते हैं। लास्ट वॉइस राय हैं कंबाइन इंडिया के। और फर्स्ट वॉइस राय हैं गवर्नर जनरल हैं इंडिया के। अब फिर से गवर्नर जनरल पे जा रहे हैं।
और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बन गए पहले? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। चले, शॉर्ट सा है। वॉइस राय इंडिया पहले कौन से थे? पहला वॉइस राय लॉर्ड कैनिंग। पहला गवर्नर जनरल कौन था? लास्ट वॉइस राय गवर्नर जनरल बंगाल का हो गया वेरन हास्टिंग, और इंडिया का होगा बेंटिक। और ये डिफरेंस इसमें याद रखना। और लास्ट वॉइस राय माउंट बैटन। अच्छा, एक एग्जैक्टली वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अभी एक पेपर में आया था जो सेकंड लास्ट के लिए प्रॉपर वर्ड यूज किया गया था। अब एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो वैसे वर्ड मुझे याद नहीं आ रहे, पता नहीं इसमें क्या इशू है आज। बट एक अजीब सा एक वर्ड था जो सेकंड लास्ट के लिए प्रॉपरली यूज होता है। हाँ एग्जैक्टली यही वर्ड था, पेनल्टीमेट। नहीं नहीं, ये वाला, ये वाला। कैसे करते, मुझे सवाल समझ नहीं आया। वॉइस रहा है कैसे? हाँ ये वर्ड था, पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट, ये इसकी ट्रांसलेशन थी। तो वो लॉर्ड वेवल हो गया और लास्ट हो गया माउंट बेटन। सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसने सर्व किया है? वॉइस रहा, ये मुझे क्वेश्चन दोबारा बताइएगा, ये रॉयल के नाम से जो है सबसे लॉन्गेस्ट। ये बड़े करीब करीब थे, सेकंड थर्ड लास्ट आप कह लें। 1936 से लेकर 1944। ठीक है। और अगस्त ऑफर भी इन्होंने दी थी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगस्त ऑफर 1940 में। तो अगस्त ऑफर भी इन्हीं की तरफ से आई थी। ठीक हो गया, ये इसमें आ गए हमारे पास लिनलिथ ग्लो, लिनलिथ गो। और लास्ट सबसे शॉर्टेस्ट इन योर माउंट बैटन। ठीक है, चलें, ये आज का हमारा लेक्चर था। ये वैसे मैंने कभी नहीं पढ़ाया था पहले। बाजू का टेस्ट लेक्चर हम काफी बार पढ़ा चुके होते हैं, तो उसमें शायद फ्लुएंसी और होती है या उसमें, बट मैंने कोशिश की है कि बहुत ज्यादा बोर ना हो। तो ये आज का हमारा था, यहाँ तक इसको हम